एक बार फिर साथियों आपका स्वागत है। और कुछ कमेंट आए हैं, पहले उन कमेंट पे चर्चा कर लें। पिछली वीडियो में जैसे सबसे पहला तो एक ये चीज़ जो दिख नहीं रहा था, तो शायद आज कोशिश करूँगा कि आपको हमारे लिखे हुए सारे अक्षर सही से दिखें। दूसरी ये थी, ये जो एक क्वेश्चन पूछा था आपने, टेट सुपर टेट कब होगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब आप लोग तैयारी करते रहिए। टेट और सुपर टेट इस साल के अंत तक दोनों ही हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, पूरी इसकी एक वजह है, कारण है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कह दिया है कि हमारे पास पद खाली नहीं है, अनुपात हमारा पूरा है, शिक्षक और छात्र का अनुपात हमारा ठीक है। लेकिन वास्तविकता जो है वो आप जब क्षेत्र में घूमेंगे, आप ज़्यादा नहीं, मैं मतलब आपसे बहुत ज़्यादा दूर जाने के लिए नहीं कहूँगा, आप अपने आसपास के विद्यालयों में जाके देख लेना। आसपास के आपके जो क्षेत्र के विद्यालय हैं उनमें जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। 80 बच्चों पे 70 बच्चों पे एक टीचर है, जबकि मानक के हिसाब से आपका 30 बच्चों पे एक टीचर चाहिए होता है। इस समय अगर देखा जाए अनुपात के हिसाब से, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ी है पिछले 2 सालों में, कोरोना के बाद से अगर देखा जाए तो बच्चों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि आई है। और टीचर की संख्या जो है वो हमारी देखा जाए तो कम ही हुई है, क्योंकि 69,000 भर्ती के अलावा इसके बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है। और हर साल कम से कम 10 से 12,000 टीचर रिटायर हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 2020 में जो सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया था, उसमें 51,112 पद खाली बताए थे। अब 51,112, उसके बाद 2020 में ये दाखिल किया था, 21 में रिटायर हुए, 22 में रिटायर हुए, और अब मार्च जो आ गई है 23 की, इसमें भी कम से कम 10 से 12 टीचर रिटायर हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी करते रहें, मन लगा के पढ़ें, क्योंकि टेट जो है आपका बहुत जल्द आएगा। और सुपर टेट और टेट दोनों ही परीक्षाएं इस साल के अंत तक आपको देखने को मिलेंगी। चलिए फिर हम बात करते हैं, अब अपने सिलेबस पे आते हैं। हमारी संधि प्रकरण चल रहा था। संधि प्रकरण में हमने आपको क्या बताया था, अभी तक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियां बताई थी। तीसरे में आपका पहला प्रकार जो है स्वर संधि का, जिसे अच संधि भी कहते हैं, वो चल रहा था। उसमें हमारा एक प्रकार हुआ था दीर्घ स्वर संधि। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है यण संधि। ठीक है, तो यण संधि अब बात करते हैं हम। अगर आपको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे हम मिटा देंगे, अभी देख लीजिए आप। हमारा इक प्रत्याहार एक होता है, एक होता है यण प्रत्याहार। ये इक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार कैसे बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे माहेश्वर सूत्र देखिए, माहेश्वर सूत्र हमने इसीलिए कहा था आपसे याद कर लेना, क्योंकि माहेश्वर सूत्र आप कर याद करे होंगे तो संधियां भी आपको आराम से करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला हमारा माहेश्वर सूत्र था अ इउण रिल रक एओंग ए औच है वरट लण। बस यहीं तक हम लिखेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे इस, ये हमने लिख दिया है एक प्रत्याहार और यण प्रत्याहार, ये आपके 2 प्रत्याहार आएंगे इसमें। तो 2 प्रत्याहार कहां से बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। इसका सूत्र होता है इको यणच, इको यणच। इको से आपका इक निकलेगा, यणच से यण निकलेगा। ठीक है, तो अब वही चीज हम लिख देंगे, इक और यण। अभी इसकी परिभाषा हम इन्हीं 2 उससे बना देंगे और आपको बताएंगे भी। खैर, आप सबसे पहले इक और यण देखेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए इक में क्या है। ई का मतलब ई, और का यहां तक, ई से लेकर का तक। लेकिन जो हलंत वाले हैं वो आपके नहीं काउंट होंगे। तो ई से हम शुरू करेंगे, तो इक में क्या आ जाएगा आपका ई, फिर आपका आएगा ऊ, उसके बाद आपका आएगा री, ली, री और ली। ये 4 वर्ण आ गए इक में। अब देखिए यण संधि,
या से लेकर ण तक, लेकिन इसमें जो है हलंत वाले हम काट देंगे। तो यहां से देखिए आपका या, फिर आपका आएगा वा, फिर आपका आएगा रा, फिर आपका आएगा ला। अब इसे हम रफ कर दे रहे हैं, देखिए अब इक यण, सीधे सीधे इको यणची। अब इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, इक अर्थात ई उ री और ली के बाद असमान स्वर ई उ री के बाद असमान स्वर। असमान का मतलब इनके समान ना हो, अगर इनके समान होगा तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इनके असमान मतलब इनसे भिन्न स्वर आए तो इक का यण हो जाता है। जाता है, इक का यण हो जाता है। अब इक का यण हमने सीधे यहां लिख दिया है। वैसे आपको देखना क्या है, हिंदी में आप इसे अगर तैयार करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, यदि ई उ री के बाद कोई असमान, अब री होता ही नहीं हिंदी में, तो ई उ ऋ के बाद सीधे कर देंगे उसमें। लेकिन हमें यहाँ चूंकि संस्कृत में बता रहे हैं तो आपको ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, ऋ का रा और लिर का ला हो जाता है। बस इतना देखना है। ई के स्थान पर या होगा, यहां मिलके नहीं होंगे, यहां स्थान परिवर्तन होगा। जैसे अभी आपकी दीर्घ संधि थी उसमें दोनों मिलके हो जाते थे, आ मिलके आ हो जाता था, ई मिलके ई हो जाती थी। यहां मिलके नहीं होंगे, यहां उसके स्थान पर, यानी जहां पर ई होगी उसके स्थान पर या हो जाएगा, जहां पर उ होगा उसके स्थान पर वा हो जाएगा, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, लेकिन उसके बाद असमान स्वर होगा। देखिए एक उदाहरण देखिए, आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे हमारा है ये प्रति प्लस एकम, यहां देखिए ता में ई है तो प्रत, ता से हमने ई निकाल दी। किसी भी व्यंजन से अगर हम स्वर निकालेंगे तो व्यंजन हलंत रह जाता है, ये हम आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। ई निकाली, यहां आपका क्या है एकम। अब आपको क्या देखना, ई के बाद असमान स्वर, इसके समान नहीं है, ई के बाद ई नहीं है, ई के बाद है ए, तो इसके असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका या, ई के स्थान पर या, तो आपका ये हो जाएगा प्रत या एकम। अब हमें देखिए मिला, हमने इन दोनों को, ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ के हो गया, नहीं, इसके स्थान पर हुआ है। अब जोड़ेंगे हम तो आपका देखिए ता रह गया आधा, ता रह गया आधा क्योंकि हलंत लगा है। अब या है आधा, आधा या है, अब या के बाद स्वर है, तो इस स्वर को अगर देखिए किसी भी स्वर को हम व्यंजन पर तभी मिला सकते हैं जब वो व्यंजन आधा हो, यानी उस पर हलंत लगा हो। तो ये या में हलंत लगा है, तो या में अगर हम ए मिलाएंगे तो ए की मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा आपका प्रत्येकम। इसी तरह देखिए आपका दूसरा उदाहरण देख लीजिए, सु प्लस आगतम, यहां स्वागतम जो बनेगा, ठीक है, इस सु से हमने क्या निकाल लिया, उ निकाल लिया, आगे से आपका आगतम ऐसे ही लिखा रहा हमारा, सु प्लस आगतम। देखिए सा आपका आधा है ही है, अब उ के स्थान पर देखिए क्या आदेश होगा, वा, क्या हो जाएगा वा, और आगतम ऐसे ही लिख दीजिए। अब सातों आधा, आप अब इन्हें सबको मिला दीजिए, सातों आधा ही रहेगा क्योंकि उसके आगे स्वर नहीं, अगर स्वर होता तो उसे हम मिला देते। अब वाह है, वाह आधा है लेकिन उसके आगे आपका स्वर भी है, तो डंडा लगा दिया हमने, आगतम, ये आपका हो गया स्वागतम, सु प्लस आगतम। जहां तक है समझ में आपके आया होगा। अब
स्व प्लस आगतम, इसे ऐसा करके दीर्घ संधि नहीं करनी है यहाँ। इसमें आपने स्व अलग निकाल लिया, आगतम अलग निकाल लिया, आपने कह दिया इधर भी आ है इधर भी आ है, दोनों मिला देंगे बड़ा आ हो जाएगा, नहीं गलत है, ये सु प्लस आगतम है। तो ये आपका इसका उदाहरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। और वैसे आज मैंने काफ़ी थोड़ा बड़ा भी लिखा, स्पष्ट लिखने की भी कोशिश की है, तो जहाँ तक है आज वो शिकायत नहीं रहेगी आपकी। लिख लिया होगा, चलिए मिटा रहा हूँ मैं इसे। इसके बाद आपका ई और ऊ का उदाहरण हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे ये ऋ का उदाहरण देखने की। तो देखिए जैसे ये यहाँ है मातृ प्लस आज्ञा, सिंपल है। यहाँ से ऋ निकालेंगे हम तो ता आधा रह जाएगा, ऋ हमने री निकाल ली, आज्ञा। अब री के बाद असमान स्वर आ है तो री के स्थान पर आपका हो जाएगा रा, तो मात रा आज्ञा। अब यहां से देखिए मां, अब ता है, ता के बाद रा है तो ता तो आधा ही रहेगा। अब ता आधा रहेगा तो आपका आधा ता और रा मिलके क्या बनता है त्रा। अब त्रा ये आधा रहा, इसमें हम आ मिलाएंगे तो डंडा लग गया, मात्राज्ञा, ये सिद्ध हो जाता आपका। इसके बाद इसी तरह पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए अब हम बात करते हैं आपका लिर प्लस आकृति। देखिए अब यहां ये लिरी तो खुद में एक स्वर है, ये स्वर है, और इस स्वर के बाद देखिए लिरी के बाद आपका आसमान स्वर आ है, तो लिरी के स्थान पर इसे किसी से निकालना नहीं है हमें क्योंकि ये खुद में है, तो लिरी के स्थान पर ला सीधे आदेश हो जाएगा, तो ला प्लस आकृति। अब ये ला है आधा, इसमें आ स्वर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका लाकृति। इसी तरह आपका देखिए ये तो हो गए। इस तरह आपके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे आपका है इति प्लस अपि बराबर इत्यपि। पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। मातृ प्लस आदेशा बराबर मात्रादेशः। पितृ प्लस आदेशः बराबर पित्रादेशः। ली प्लस आकारः बराबर लाकारः। ठीक है, और बताओ, और उदाहरण बताऊं या इतने में ही संतुष्ट कर लो, संतुष्ट तो हो जाओगे भाई। चलिए इतने उदाहरण हैं। इसके अलावा यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि आपका हो जाता है, यद्यपि। ठीक है, इस तरह से आपके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देखना। बाकी इसका एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक 90% पास होती है, 10% में फेल भी हो सकती है। देखिए वो ट्रिक आपकी क्या है, यदि आधे वर्ण के बाद, जैसे देखिए यहाँ आधा है दा आधा है, आधे के बाद यदि कोई स्वर आए ई या वा, आधे वर्ण के बाद ई या वा आएगा तो आपका अधिकतर जगह यण संधि ही होती है। ठीक है, और बाकी ये ऋ वाले तो हम बता ही चुके हैं। ठीक है, तो आधे वर्ण के बाद ई या, अब ई का मतलब ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, तो यहाँ पे या, और ये ऊ की ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पर वा, तो आधे वर्ण के बाद जहाँ या वा आएगा। अब देखिए आधे के बाद यहाँ या आया है तो ये आपका हो गया। ठीक है,
यहाँ भी आधे सु प्लस आगतम जो हमने बताया था, स्वागतम लिखा था हमने, तो यहाँ देखिए वह आया था आधे वर्ण के बाद। तो जहाँ भी आधे वर्ण के बाद ई या वह आएगा तो वहाँ 90%, 100% नहीं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें आगे डिस्कशन होगा जिनमें आपका दूसरी संधि होती है, तो 90% उसमें यण संधि होगी। यण संधि आपकी पूरी होती है। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में लेके चलेंगे हम। यण संधि में कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ तक जो भी कमेंट आपके मैं पढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं है, और पढ़ने के साथ साथ उनको कोशिश कर रहा हूँ कि उनका समाधान भी किया जा सके। चलिए, धन्यवाद।